आदाब नाज़रीन, जहां भी प्रोग्राम के इस खुसूसी शुमारे में आपका खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर की 2 खाली असम्बली नशस्तों के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात और राज्यसभा की 4 खाली नशस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में गहमा गहमी देखी जा रही है। बाई इलेक्शंस की अगर बात करें तो नगरोटा की सीट जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा की वफात के बाद खाली हो गई थी, और बडगाम की नशस्त जिस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी जीत दर्ज की थी और उन्होंने इसे छोड़ दिया था, उसकी बिना पर यह भी खाली हो गई थी। और अब इन दोनों नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। अगरचे बीजेपी की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर इन दोनों नशस्तों पर इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अभी तक उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं आया है। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में बात होगी, और ख़ास तौर पर 1 साल के तवील अरसे के बाद जो ये इंतखाबात हो रहे हैं, इनमें अब लोगों का रुझान किस जानिब है और क्या सियासी जमातें अब की बार अपना लोहा मनवाने में कामयाब होंगी या नहीं। जी हाँ, आज एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा 3 अहम शख्सियात हैं। सबसे पहले हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है मंजूर भट्ट साहब, जो कि भाजपा के तर्जुमान हैं जम्मू कश्मीर से, और साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जुल्फ़िकार माजिद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार है, और साथ ही हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है राजा मुज़फ़्फ़र साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ बडगाम ज़िला से भी आते हैं, और जाहिर है बडगाम की जो ये नशस्त है उनके मसाइल और लोगों का वतीरा क्या है उस पर इनकी बारीक बीनी से नज़र होगी। नाज़रीन, हमारी बड़ी कोशिश रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी किसी आवाज़ को यहाँ पर मदऊ किया जाए, लेकिन हमारी मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई आवाज़ हमारे साथ शामिल न हो सकी, लेकिन प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं। जुल्फ़िकार माजिद साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, चूँकि 1 साल का तवील अरसा गुजर चुका है और 2 खाली नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, और बैक वक्त राज्यसभा इलेक्शंस के लिए भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो इन बाई पोल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 1 साल से तकरीबन ये राणा साहब की डेथ हुई थी इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस, और उमर साहब ने भी रिजाइन किया था बडगाम से, क्योंकि गांधरबल से जीत के आए थे। तो ये तकरीबन 1 साल से पेंडिंग थे, तो अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और कोइंसिडेंस ये है कि राज्यसभा इलेक्शंस भी उसी टाइम पे हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, राज्यसभा में भी 4 सीटों पे इंतखाबात हो रहे हैं, और ये तो एनसी वर्सेस बीजेपी ही मामला दिख रहा है। ठीक, और जो न्यूमेरिकल जो ये है स्ट्रेंथ, उसके बेसिस पे लग रहा है कि एनसी 3 सीट्स पे विनिंग पोजीशन में, और 4थी सीट पे बीजेपी। लेकिन फिर अगर आप एक और चीज इसमें जोड़ लीजिएगा कि एनसी और कांग्रेस की अलायंस जो है बियॉन्ड पेपर अभी है, लेकिन राज्यसभा में वो अलग अलग है, और अभी कांग्रेस ने ये नहीं अनाउंस किया है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। पीडीपी ने तो कल महबूबा जी ने बोला कि हम उनकी जो बिल्स हैं अगर उनको वो सपोर्ट करेंगे। सजाद लोन साहब ने, वो अकेले मेंबर है, उन्होंने भी कोई और बात कही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रहा है। पहले तो राज्यसभा इलेक्शंस ही हो रहे हैं, तो राज्यसभा इलेक्शंस में अनएक्सपेक्टेड लाइन्स रिजल्ट्स आएंगे। जो कांग्रेस का वतीरा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या इन दोनों के माबेन, चूंकि ये इत्तेहादी थे राज्यसभा के उम्मीदवार नामजद करते वक्त, क्या वो फैक्टर बाई लॉज में भी होगा? देखिए, आपको ये देखना है कि जो कैंडिडेट्स हैं अभी एनसी और कांग्रेस या पीडीपी शायद बीजेपी ने अनाउंस किए हैं, एनसी और कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे दोनों जगहों पे, अलायंस में है, अलायंस में लड़ेंगे। तो शायद यही चीजें अभी उनको डिले कर रही है कैंडिडेट अनाउंस करने में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर एनसी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है बडगाम पे और नगरोटा पे, तो अलायंस तो फिर पेपर पे ही रहेगी, राज्यसभा में भी नहीं रहेगी। चलिए भाजपा का पक्ष भी देख लेते हैं। मंजूर साहब, कैसे देखते हैं आप इन इंतखाबात को? क्या अब की बार बडगाम की नशस्त की अगर बात करें या नगरोटा की, भाजपा अपना लोहा मनवाने में कामयाब होगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले काफ़ी वक्त से डिमांड थी इन 2 सीट्स को लेकर। जिस तरीके से आपने खुद बताया कि हमारे जो कदावर नेता देवेंद्र राणा साहब, जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद सीट खाली हो गई, तो यहाँ सीएम साहब ने लड़ा, तो फिर उन्होंने छोड़ दी, तो सीट खाली हुई, तो लोगों का भी कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी थी इन जगहों पे।
तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहती है, चाहे चुनावी सरगर्मियों कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा रेडी होता है और इसको एक चैलेंज के तौर पे लेता है। और क्योंकि आप सबको पता है कि इन्हीं 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ग्रो किया, खास करके कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में हमने इस असेंबली में 60,000 प्लस वोट लिए, तो जम्मू कश्मीर में हम लगभग सिंगल लार्जेस्ट जिसने सबसे ज़्यादा वोट शेयर लिए। तो उस उम्मीद के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कश्मीर में, और आपको पता है कि 35 के करीब कार्यकर्ताओं ने यहाँ शहादत दी और जिन्होंने काम किया, और आज जिस बुलंदी पे है ये उन्हीं की कुर्बानी है। और आने वाले वक्त में हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले से बहुत बेहतर मुकाबला कर सकेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगरचे कश्मीर वादी में भाजपा को सीटें कम मिली लेकिन वोट शेयर उनका उसमें इजाफा हुआ है। राजा साहब, बडगाम जिले की क्या सूरत हाल है? अगर लोगों का मसाइल जो हैं या लोगों की जानिब देखें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो 1 साल का इक़्तिदार का दौर रहा है, लोग किस जानिब जा रहे हैं? बडगाम जिले में कल भी मैं लोगों से बात कर रहा था, तकरीबन पूरा आधा दिन था वहाँ पे, परसों भी था, और कॉन्स्टेंटली फ़ोन कॉल्स पे और बाकी जो है लोगों से बात करते रहते। लोग नाराज़ हैं वहाँ पे, लोग जो वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। अगर रूहुल्लाह साहब की बात करें, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मगर जो बडगाम का जो असेंबली जो हल्का है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो श्रीनगर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है। अच्छा, तो उनकी वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी तरफ से वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब जीत के आए थे, मगर उनने बाद में चूज किया गांधरबल, तो उस हिसाब से भी 1 साल से उनके पास एमएलए भी नहीं है। तो उस हिसाब से लोग बड़े ही परेशान हैं वहाँ पे, और ख़ासकर जो वहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। बडगाम श्रीनगर के इतना नज़दीक होने के बाद भी इतना बैकवर्ड है हर किसी हिसाब से, चाहे इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस हो, एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो, या इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो, तो उस हिसाब से भी। और जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग के मसले हैं, मिट्टी की कटाई बहुत ज़्यादा हो गई, धूल, इलीगल ब्रिकलन्स, तो लोग उस हिसाब से भी तंग आए हैं, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिली है, और अगर कभी मिली भी है वो बिल्कुल कभी इधर कभी उधर, तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम। तो क्या आप ये कह रहे हैं सर कि लोगों की तरजीहात बुनियादी ज़रूरियात हैं वहाँ पे? बुनियादी ज़रूरियात भी हैं, और बाकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे कह सकते हैं। पहली बार बडगाम का ये हुआ था कि उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली थी, और कल मुझे लोगों ने कहा था कि उस वक्त जो है उमर साहब ने और बाकी जो लीडरान थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि अगर बडगाम में उनको ज्यादा वोट मिलेंगे फिर वो बडगाम की सीट ही रिटेन करेंगे। अच्छा, अगर गांधरबल में ज्यादा वोट शेयर मिलेगा तो गांधरबल की सीट रिटेन करेंगे, मुझे लोगों ने कहा कल। तो मुझे पता नहीं है प्रॉपरली इसका क्या है। तो बाद में उन्होंने ज्यादा वोट शेयर बडगाम से ही लिया था, 18,000 से ज्यादा वोट से जीते के। तो मगर उन्होंने जो वहां पे बाद में वो चले गए वहां पे, तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है, और उसकी वजह से भी जो अगर रोहला का मसला भी हो गया, वो भी पार्टी से नाराज है, और अभी तक भी जो है वहां पे अनाउंसमेंट नहीं हो रही है कैंडिडेट की, और उसकी वजह से भी वो भी एक वजह बन गई है कि लोगों में तजज्जुब है, परेशान है लोग कि कैंडिडेट कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का या बाकी जो है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहे हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज है, मुझे लगता है कि वो इस टाइम पे उतनी ज्यादा नहीं होगी, पोलिंग परसेंटेज कम होगी उस वहाँ पे। जी जी जी, बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बडगाम के जो लोग हैं वो मुतलाशी हैं। जुल्फ़िकार साहब, चूँकि रूहुल्लाह साहब के बारे में भी इन्होंने बात की, जो फैक्टर ये हम देख रहे हैं वहाँ पर, आप एज एन एनालिस्ट इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी तक वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से कोई उम्मीदवार सामने, जैसा मैंने पहले बताया, उम्मीदवार शायद इसी वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी कोई सेटलमेंट नहीं होगी दो पार्टीज में। और जैसे कि राजा साहब ने बताया कि वहाँ पे इन्होंने बात की लोगों के साथ, लोगों के क्या मसाइल है, वो बडगाम में नहीं, हर जगह वही मसाइल है। वो बडगाम में हो, कुपवारा में हो, बारामूला में हो, लोग तो वही चाहते हैं ना, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज। लेकिन हाल ही में जो नेशनल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का जो बडगाम का दौरा था, उन्होंने कहा अगरचे मैंने बडगाम को छोड़ा लेकिन तरक्याती काम जो बडगाम के लोगों के हैं या जो मसाइल हैं उन्हें हमने हटने नहीं दिया। तो क्या ये इस चीज से वो लोगों को अपनी जानिब माइल करने में कामयाब होंगे? काम तो कहीं पे नहीं है, जब कहीं नहीं है तो बडगाम में कहां से आ गए? अच्छा, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, 1 साल कल पूरा किया उमर साहब ने, तो जो उनकी पोल गारंटीज थी मैनिफेस्टो में 12 में से अभी 1 0 बढ़ा है जी, 12 वहां की वहां 0 फुलफिल हुई है।
तो उसकी क्या रीजन है, चलो उसमें हम नहीं जाएंगे रीजन क्या है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो बडगाम में भी लोग जो है वो परेशान है, जैसे हर जगह पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, मतलब लोगों के टूरिज्म का सेटबैक हुआ, अभी हॉर्टिकल्चर आप देख लीजिए उसमें भी प्रॉब्लम्स है। लोग तो बहुत परेशान है हर जगह, कश्मीर में नहीं, जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर सब जगह लोग परेशान है कि हम हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकल के उनके लिए जॉब्स नहीं है। बिजनेसमैन आप देख लीजिए, यहाँ हमारा सिटी सेंटर है लाल चौक, आप देख लीजिए वहां पे किसी बिजनेसमैन से बात कर लीजिए क्या कंडीशन है। तो बडगाम इज नो डिफरेंट। बडगाम में जो राजा साहब बोल रहे हैं कि शायद वोटिंग परसेंटेज कम होगी, मुझे तो लगता है अगर कश्मीर में भी इस वक्त JNK में भी इलेक्शन होगा शायद 2024 जैसी पोलिंग परसेंटेज नहीं होगी। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो गई बडगाम के साथ। आगा रूहला साहब MP है, बडगाम के नहीं है, वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के है, लेकिन आगा साहब जो है वो ज्यादा बड़े पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं। वो सड़क बिजली पानी शायद उनके इसमें नहीं है, तो उस वजह से भी शायद बडगाम के लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि NC किसको वहां पे मैंडेट देगी। शायद 3 ऑप्शंस है उनके पास जो अभी है, मतलब कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं है। या तो आगा महमूद साहब है, ठीक, आगा फैमिली से, ये वहां से है, ठीक। एक नासिर असलम वानी साहब का नाम आ रहा है, और एक ये नाम भी आ रहा है कि उमर साहब शायद अपने बेटे को वहां से सीट दे सकते हैं, ठीक। तो फिर PDP के आगा मुंतजर साहब है, तो मुझे एज लग रही है फिर वो PDP को ही एज है वहां पे, क्योंकि कांग्रेस, BJP जो छोटी बाकी ये तो नेशनल पार्टीज होगी, बाकी छोटी पार्टीज भी वहां पे होंगे। तो मेन कंटेस्ट वहां PDP और NC के बीच में ही है। अब NC किसको मैंडेट देती है, आगा रूहुल्ला साहब क्या करेंगे, आगा महमूद साहब का क्या रहेगा, आगा मुंतजर साहब कहां से रहेंगे। फिर वहां पे एक और फैक्टर है शिया सुन्नी वोट, सुन्नी वोट परसेंटेज ज्यादा है वहां पे कंपेयर टू शिया वोट। तो वो कंसोलिडेशन किस तरफ से किस पार्टी की तरफ, यकीनन ये देखना बड़ा दिलचस्प, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ये रहेगी इसमें, जो नगरोटा वाली सीट है वो तो BJP वहां पे तो उनका कोई है नहीं उसमें। हाँ, मंजूर साहब का ही रुख करेंगे। सईद मोहसिन साहब भी, एक मिनट, मैं ये जो बडगाम जो है BJP तो अपोजिशन पार्टी है, सेंटर में ये पावर में, लेकिन JNK में अपोजिशन पार्टी है। तो अगर NC बडगाम वाली सीट हार गई तो अपोजिशन शायद ये एक रेफरेंडम बना लेंगे इनके लिए, देखो जी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। तो NC के लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये एक सीट की बात नहीं है। तो आपके मुताबिक ये इनकी अना का भी मसला है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, इन्होंने कहा नगरोटा सेफ हैंड है, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए बिल्कुल, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोकतंत्र पे सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं। और आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा मैंडेट मिला 2024 इलेक्शन में, और पिछले 1 साल से हमारी जो गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब वो जिम्मेदारियों से भागते आ रहे हैं। आपने यहाँ खुद एक मिसाल दी कि आपने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी पर्सन को बुलाया तो लेकिन वो आ नहीं पाए या वो मुँह छुपा रहे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए इस 1 साल में, सब खास करके कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, वो कहीं है नहीं। जुल्फकार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये खाली बडगाम की हालत नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर जहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाएंगे यही हालात है। जो जिस तरीके से 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, आप देखिए लोगों ने एक इज्जत, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी टोपी उतारी तो लोगों ने उस टोपी की इज्जत रखी, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों की इज्जत नहीं अब रखी, क्योंकि आज 1 साल होने को आया। कल एक्सपेक्ट था जम्मू कश्मीर की आवाम को कि कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हो सकता है इस 1 साल में, लेकिन वहां पर वही खाली हाथ नजर आया। उन्होंने उन्हीं लोगों को गिनाया जो सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच से खाना खाते हैं शाम का, वो कहते हैं शायद गरीब का दर्द वो कहाँ समझ सकेंगे। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कल, मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकामयाब हो गई और सबसे बड़ी शिकस्त आज जम्मू कश्मीर की, खास करके कश्मीर की आवाम इनको बडगाम से देगी। तो आपके कहने का सर ये मतलब कि जो 1 साल का नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौरे इक्तदार यहाँ पे रहा है, उसमें अगर वो कुछ कर नहीं पाई तो ये बेनिफिट BJP को मिलेगा? नहीं, देखिए जरूरी है, इन 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर के हालात है वो तो बदल के रख दिए। कश्मीर में जहाँ पथराव, बाकी चीजें, हड़ताल की कॉल्स, डेवलपमेंट नहीं थी, बाकी चीजें वो तो हमने खत्म की। और इन्हीं 1 साल में अब लोगों को पता चला कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस 10 साल
साल में काम किया वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी थी, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, फ्लाईओवर्स देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने की। आज तो लोग खुद कहते हैं कि इससे बेहतर तो यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कम से कम लोगों की सुनवाई होती थी, काम करते थे। अब देखिए कल उन्होंने दरबार मुंह को वापस खोल दिया जम्मू में, लेकिन मुझे बताइए फिर हम वहीं पहुंच गए जहां पर एलजी साहब ने कोशिश की थी कि वो जो खर्चा है या जो वहां का जो टाइम है वो जाया ना हो, लोगों की सुनवाई हो। लेकिन फिर से इन्होंने वही अपना राजकुंवर वाला कल्चर, फिर से इन्होंने खानदानी जो सियासत इनकी वो कल्चर शुरू किया और उस कल्चर को चलाएंगे। लेकिन आज लोग इससे हिसाब मांग रहे हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मुंह छुपा रही है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साल में कुछ किया होता, आज उनके प्रवक्ता, उनके कोई लीडर यहाँ बैठ के लोगों को आपके सवालों के जवाब दे देते। राजा मुजफ्फर साहब, जमीनी सूरत हाल क्या है? क्या आगा रूहुल्लाह मेहदी जिस जानिब जाएंगे वही पक्ष मजबूत होगा? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मसला ये है कि लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा मुझे लगे कि परेशान है। खाली बड़गाम टाउन की बात नहीं है ना, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी तो फैला हुआ है। एक साइड से सोईबुग है, एक साइड से बेमिना है, एक साइड से आपका खान साहब का एरिया मिलता है, कुछ एरिया कुछ बीरवा साइड का मिलता है। तो बिल्कुल लोग परेशान हैं और क्लैरिटी नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने कैंडिडेट के अनाउंसमेंट में देरी कर रही है, उससे भी लोगों के अंदर जो है बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट है, कंफ्यूज सिचुएशन, देयर इज chaos, देयर इज कंफ्यूजन। और जो एक साल से उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, वो मसला है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है बहुत सारे इख्तियारात नहीं है, बिकॉज वी आर ए यूटी, अभी हम यूटी में हैं। मगर इसका मतलब नहीं है कि हर किसी हिसाब से बता सकते हैं कि हम यूटी है, हमारे पास कुछ पावर्स ही नहीं है। देखिए बिजली डिपार्टमेंट इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, इनके पास हेल्थ है, इनके पास टूरिज्म है, इनके पास सोशल वेलफेयर है, इनके पास रेवेन्यू है, कुछ चीज़ें इनके पास आपकी माइनिंग डिपार्टमेंट है, बाकी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये अच्छे काम कर सकते थे, इनिशिएटिव्स ले सकते थे, मगर ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उसमें कि हमको स्टेटहुड कब मिलेगा, उसकी वजह से जो है काम नहीं हुए। जी, लेकिन मैं ये हम समझ सकते हैं कि इश्यूज हैं, स्टेटहुड नहीं मिल रहा हमें, वो एक इशू है, दैट्स एन इशू। देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्हें वादा किया है, उनको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, दैट्स आवर राइट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजें छोड़ देंगे। जी, मैं जानना ये चाह रहा था, जो सोशल मीडिया पर या इधर उधर हम देख रहे हैं कि सिर्फ रूहुल्लाह मेहदी साहब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ जा रहे हैं, तो क्या अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पर उसके उम्मीदवार का सपोर्ट नहीं करते या अगर करते हैं और पीडीपी के मुंतज़िर साहब जो वहां पे मजबूत नजर आ रहे हैं, अगर वो चुप करके भी बैठे कि किसी को भी सपोर्ट नहीं करे फिर भी इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अगर वो किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट भी करते हो उससे भी इम्पैक्ट होगा। मतलब एक मैसेज ये भी जा रही है कि पीडीपी का जो कैंडिडेट है वो अगर रूहुल्लाह साहब के कजिन भी हैं बट उनकी आपस में ठीक नहीं बनती है, मगर अगर रूहुल्लाह साहब डायरेक्टली अपना कैंडिडेट नहीं है, उनका कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स पीडीपी को सपोर्ट हो रहा है वहां पे या किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट हो रहा है वहां पे। जी, जुल्फकार साहब, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि रूहुल्लाह साहब जिसको सपोर्ट करेंगे खैर, और उसके बाद पीडीपी के जो कैंडिडेट हैं मुंतज़िर साहब, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि मुंतज़िर मोहिउद्दीन जो अपनी पार्टी से खाली अलहदगी जिन्होंने अख्तियार की, और ये भी बताया जा रहा है कि वो शायद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ आ रहे हैं, और साथ ही और 2-3 कैंडिडेट्स का नाम है जो वहाँ उस नशिस्त से आ सकते हैं। तो ये उम्मीदवार अगर वोट किसी के काटेंगे तो वो किस जमात के काटेंगे और फायदा किसको मिलेगा? देखिए, पहली बात है, जो अगर रूहुल्लाह साहब है उनके पास कोई मैजिक वैंड नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल। अगर रूहुल्लाह साहब इस वक्त इसलिए प्रोमिनेंस में आ गए आफ्टर 2019 के बाद, क्योंकि उन्होंने एक वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म वाला नैरेटिव मौक़िफ़ अपनाया। बिल्कुल, जो यहाँ पे वैक्यूम था, सेपरेटिस्ट सर ओवर ऑलमोस्ट कहीं पे नहीं नजर आ रहे हैं, और कोई मेन स्ट्रीम में इतना ज्यादा ये नहीं था, रूहुल्लाह साहब ने वो चला के, दैट्स वाई वो कैशिंग इन सेंटिमेंट्स। वही पार्लियामेंट इलेक्शन वो जीत के आए, फिर असेंबली इलेक्शन में वो पोस्टर बॉय बन गए एनसी कैंपेनिंग के, लेकिन अब उन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। वही लोग, वही लड़के जो रूहुल्लाह साहब को लीडर और हीरो मान रहे थे, वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया
क्योंकि आज तो सोशल मीडिया एज है, बिल्कुल लोग तो पकड़ रहे हैं उसको कि आपने तो बोला था रिजर्वेशन 6 महीने में ये हो जाएगा, रिजर्वेशन का इशू हुआ नहीं, 1 साल हो तो रूहुल्ला साहब के पास भी कोई आंसर्स नहीं है। रूहुल्ला साहब, ये जरूरी नहीं है कि अपरेंटली जो हमें दिख रहा है, अपरेंटली तो हमें दिख रहा है कि रूहुल्ला साहब और एनसी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है ये स्ट्रेटजी भी हो। लेकिन ये स्ट्रेटजी भी मान के या जो भी मान के चल रहे हैं हम, रूहुल्ला साहब इज अ फैक्टर इन बडगाम, बट ही इज नॉट द ओनली फैक्टर जी। उसके बाद ये डिपेंड करेगा बडगाम में कि कौन पार्टी किस कैंडिडेट को नामजद करती हाँ है, मैंडेट दे रही है। और जो मेरा सवाल ये था सर, अगर दीगर जो जी, उम्मीदवार जी, आएंगे वही तो मैं उसी वोट तरफ किसका आ रहा कट होगा? वो उसी तरफ मैं आ रहा हूँ जी। अभी तक जो ये चल रहा है कि मुंतजर साहब आगा, मुंतजर पीडीपी के कैंडिडेट है, शिया कैंडिडेट है। बिल्कुल। उसके बाद एनसी किस कैंडिडेट को, शिया कैंडिडेट होगा उनका कि सुन्नी कैंडिडेट होगा? अगर शिया कैंडिडेट होगा तो 2 शिया कैंडिडेट्स का वोट डिवाइड हो गया। यकीनन। सुन्नी कैंडिडेट आपने कहा 3, 4, 5 इंडिपेंडेंट मिला के 10 भी हो सकते हैं, तो छोटा मोटा कैंडिडेट भी 500, 1000, 2000 वोट तो ले ही लेगा। 1,25,000 वोट है तकरीबन बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। पिछली बार वहां पे 52 या 53% पोलिंग हुई थी, 60-65,000, तो इस वक्त शायद कम ही होगी। तो सुन्नी कैंडिडेट्स वोट काटेंगे उस कैंडिडेट का जो विनिंग, मान लीजिए अगर अब एनसी ने सुन्नी कैंडिडेट को मैंडेट दिया, ठीक, तो वो को वोट जो है, जो बाकी कैंडिडेट होंगे वहां पे मोस्टली सुन्नी कैंडिडेट्स ही होंगे, तो वो माइनस हो जाएगा एनसी का। उस सूरत में आगा मुंतजर का वोट, जो शिया वोट है, वो कंसोलिडेट हो जाएगा, तो उसके चांसेस और ज्यादा। और जो एंटी इनकम्बेंसी, अच्छा, अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है वो फेवर करेगी पीडीपी को बडगाम में। अब नगरोटा में क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि बीजेपी के लिए सेफ सीट है, एक सिंपैथी वेव होता है इलेक्शन में, जैसे 91 में राजीव गांधी साहब की किलिंग हुई है तो कांग्रेस उस पर जीत के आई। रिसेंटली जो हमने इंजीनियर रशीद के दौरान वेव, हाँ, इंजीनियर रशीद जेल में थे, तो सिंपैथी वेव पे भी एक फैक्टर वो भी रहता है। तो वैसे राणा साहब की बेटी है, और यहां से नजर नहीं आ रहा है कोई कैंडिडेट एनसी का या पीडीपी का या कांग्रेस का जो वहां पे उस कैलिबर का जो उसको टैकल कर सके। और रिसेंटली 1 साल पहले कांग्रेस तो वहां जम्मू में बुरी तरह से हार के आई है, 1 सीट जीत के आई है पूरे जम्मू में कांग्रेस। तो इस बार भी अभी कोई ऐसा रिवाइवल हुआ नहीं है कांग्रेस का, डाउनफॉल बीजेपी का हुआ नहीं है और कांग्रेस का रिवाइवल हुआ नहीं है। अगर मैं ये मान के भी चल रहा हूं कि कांग्रेस का ये बीजेपी का अप भी नहीं हुआ है लेकिन डाउन भी नहीं हुई है, डाउन भी नहीं हुआ, शायद वहीं पे जहां पे लास्ट ईयर थे, एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर, इतना ही डिफरेंस होगा। चलिए मंजूर साहब, इन्होंने कहा डाउनफॉल तो नहीं हुआ है लेकिन अब भी नहीं हुआ है, तो कौन से मंशूर लेकर आप अब की बार बडगाम में और नगरोटा में जाने वाले हैं ताकि वोटरान को आप अपनी जानिब माइल कर सकें? देखिए, हमने 10 साल में हमारे वजीर आजम साहब ने काफ़ी काम किए जम्मू कश्मीर में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका है, जिनको स्कीम्स तो हम काफ़ी इन 10 सालों पहले सुनते थे, नाम होते थे कांग्रेस के लीडरों के, लेकिन वो स्कीम्स ज़मीनी सतह पे नहीं दिखती थी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इन 10 सालों में स्कीम है वो अमलाई गई और ग्राउंड पे पहुंची, और काफ़ी सारी हमारे बहनें भाई जो भी मुस्तहिक थे उन तक पहुंचे, और उन्हीं कामों को लेकर एक मंशूर बना है हमारा, और वही हम लोगों के बीच में जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज लोग हमारे प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम हमेशा ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम उठ के पहले सरकार बने, नहीं, हम हमेशा ज़ीरो से शुरू करते हैं। और आज आपने देखा कि 2024 में हम सिंगल लार्जेस्ट वोट पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई, और हमारे कैंडिडेट्स भी कहीं ना कहीं मेहनत ग्राउंड, और ये कैंडिडेट्स वो है जिन्होंने जो पिछले 30 साल 35 साल 15 साल से ज़मीनी सतह पे लोगों के काम करे, उन्हीं को आगे ला रहे हैं। आपने देखा कि हमारे जो राज्यसभा के लिए डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब या आगा मोहसिन साहब बडगाम के लिए, तो ये काफ़ी पुराने जो लोगों के बीच में जिन्होंने काम किया, और वो स्कीम्स लेकर अपना काम लेकर जो हमने 10 साल में किया, हमें पूरी उम्मीद है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेंगे, और हम कहीं ना कहीं इसमें नगरोटा में तो कामयाब है ही है, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के मैंडेट के साथ इस्तेक्साल और धोखा किया, वही 35 साल वाली पॉलिटिक्स फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को नजर आई। कश्मीरी लोगों के दुख जो दिल है वो भर के आए हैं आज। आप यकीन कीजिए, एक इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों से बहुत वादे किए, खास करके एक गरीब
जिसके घर में बिजली है, जो बेचारा रोज़गार उतना नहीं कमाता है लेकिन बिजली का बिल भरना पड़ता है। कल बहुत उम्मीद लेके वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पद था कि कुछ ना कुछ हमें रियायत मिलेगी, लेकिन लोग कल मायूस हुए। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे ये जो आने वाले कुछ वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से कांग्रेस का हाल हो चुका है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यही हाल करेगी। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो नवंबर 14 को होने वाला है और हम सब का उसी दिन का हम सबको भी इंतज़ार है ताकि हम देखें कि इन इंतखाबात में किसकी जीत होती है, किसकी खात होती है। लेकिन बातें तो बहुत सारी थीं, लेकिन वक्त चूँकि हमारे पास हमेशा कम ही रहता है। मंजूर भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई। ज़ुल्फ़िकार माजिद साहब, आपका इंतहाई मशकूर ममनू है कि आपने भी अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाई। और राजा मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बडगाम के लोगों का अहवाल हमारे नाज़रीन के साथ साझा करने के लिए। तो देखने वाली बात यह होगी नाज़रीन मोहतरम कि आने वाले दिनों में अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात बडगाम और नगरोटा की नशस्त पर होने जा रहे हैं, इस पर लोगों का वतीरा क्या रहेगा और ऊंट अब की बार किस करवट बैठेगा। जहां बीन देखते रहिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ